नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आपकी जो ये सीरीज़ चल रही है, आपकी गणित पेडागोजी की ये सीरीज़ चल रही है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पेपर 1 के पेडागोजी के प्रश्न। तो इससे पहले आपके 4 सेशन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला आपका इसमें प्रश्न है आपका, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, यानी आपका जो दुकानदार है वो अशिक्षित दुकानदार है, उसके द्वारा जो आपकी जो गणित उपयोग होती है वो क्या होती है। आपका ऑप्शन बोल रहा है कि सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, यानी वह क्या है, हर गणित के प्रश्न को उपयोग करने में आपका सक्षम है आपका दुकानदार। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि मैं अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, बिल्कुल सही। आपका ये सही हो जाएगा क्योंकि दुकानदार में क्या होती है, उसमें शुद्धता कम होगी, उसके जो गणित का स्तर होगा। कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, यानी इस समस्या का हल के रूप में एक शिक्षा के रूप में आपको जो है इसमें चर्चा करनी चाहिए अपनी कक्षा पे। तो ये आपका सही लग रहा है। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, आपको इस बात पर आपको क्या है, अपनी कक्षा में चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। आपसे पूछा गया है विषम समूह को, विषय नहीं, विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। देखते हैं अब हम। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, यानी अलग अलग न रखकर सभी बच्चों को क्या है, सामूहिक रखकर, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। यानी जो अलग अलग क्षमताएं वाले बच्चे हैं उनको क्या है, नॉर्मल बच्चों के साथ रखकर, और ताकि वह दूसरे बच्चों से सीख सकें। या फिर तीसरा कह रहा है कि कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके, और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। यानी जो कम क्षमता वाले बच्चे हैं उनको नॉर्मल प्रश्न देंगे हम हल करने के लिए, और जो आपके उच्च क्षमता वाले बच्चे होंगे, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, उनको क्या है, जटिल प्रश्न देंगे। तो ये तो आपका थर्ड तो गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है कि एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, यानी एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक उनका एक अलग ग्रुप बना देना है। तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड, जो कह रहा है कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। तो आपका इसमें आपका प्रश्न, आप जो उत्तर है आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाने चाहिए ताकि आपके गणित में आपको सीखना क्यों विकसित करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, कि आपके जो शैक्षणिक सर्वेक्षण है उसमें क्या है, बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए। गणना के लिए बच्चों को लघु उपलब्धि बताई जाए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि गणित में सीखने के प्रतिफल क्यों विकसित करे जाने चाहिए। तो आपका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। गतिविधि कौन सा है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्याम पट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कि बच्चों का अन्वेषण में लगना आपका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, आपसे पूछा गया है। नहीं है क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, या फिर एक एक संगता। आपका सही उत्तर हो जाएगा समूह नहीं बनाना है आपको। तो जो है आपका तीसरा आपका सही हो जाएगा। एक बच्चे, ये पूछा कि एक बच्चे के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, ये जो है ये तो सिक्स आपका रिपीट हो गया है।
तो 7 देखते हैं अब हम कि एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, आपने एक बच्चे को पूछा कि क्षेत्रफल क्या होता है, उसने बोला कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखते हैं हम आपका ऑप्शन क्या कह रहे हैं आपके। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। कि बच्चे ने जो है कोई उसने बंद आकार देखा और उसने कहा कि क्या ये लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी, तो ये किसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का होता है। ठीक है, अब बच्चे सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। बच्चे क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में समझा। यानी उसे, अगर उसे हमने पढ़ा दिया था, उसे किसी ने पढ़ाया कि आयत जो होता है उसका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, उसका क्षेत्रफल, तो उसने वही क्या है याद रख लिया और उसने यही समझ लिया कि जो होता है आपका जो क्षेत्रफल होता है वो यही होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। कि लड़कियां गणित में कमजोर होती है तो गलत हो जाएगा। हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही। गणित केवल कठोर, केवल जहाँ पे आ जाएगा गलत हो जाएगा। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, कठिन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कि हर कोई गणित सीख सकता है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले चार त्रिभुजों की को खींचा गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया कि पाइथागोरस को सिखाने के लिए आपके शिक्षक ने समकोण वाले चार त्रिभुजों को बनाया है और बच्चे को त्रिभुजों की भुजाओं के बीच में संबंध खोजने के लिए कहा है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक आपका कौन सी विधि अपना रहा है? निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर आगमन विधि। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा कि शिक्षक ने सबसे पहले क्या दिया, आपका उदाहरण दिया और फिर क्या है, शिक्षक ने पहले आपका उदाहरण दिया और फिर शिक्षक जो है नियम की ओर बढ़ा। तो ये कौन सी आपकी अवस्था होती है? ये होती है आपकी आगमन विधि। शिक्षक ने आपकी आगमन विधि प्रयोग करी। तो ऑप्शन जो है आपका फोर्थ आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र प्रकृति के पदानुकृत होना चाहिए, यानी संकल्पना जो मानचित्र होता है प्रकृति में ही होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा ये भी। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। या फिर संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का एक संग्रह प्रस्तुत करता है। तो तीसरा और चौथा में सबका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ कि जो संकल्पना मानचित्र होता है वह अंतर संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, यह आपसे पूछा गया है। गणितीय भाषा का विकास, बिल्कुल गणितीय भाषा का विकास होना चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ये आपका गलत हो जाएगा। तर्क कौशल का विकास होना चाहिए। गणितीय अवधारणा को समझना, ये भी आपका सही है। तो यानी आपका आंसर दूसरा इसमें हो जाएगा। अब आपसे जो है अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा में के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझना। यानी आपसे पूछा गया इसको आपको जो है कि अनुसार किस प्रकार अनुक्रम में लगाएंगे, यानी आपको बताने के पहले आप क्या करेंगे फिर आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे अनुभव प्रदान करना, यानी आपका पहला हो जाएगा, आप अनुभव प्रदान करेंगे। उसके बाद भाषा के माध्यम से उस चीज़ को समझेंगे। फिर आपका हो जाएगा, फिर आप चित्र बनाएंगे। तब आप उसका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे, यानी फोर। ठीक है, तो ये आपका क्रम हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इसका क्रम हो जाएगा आपका। एक बच्चे ने नीचे दिखाए
अनुसार दो संख्याएं घटाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। बच्चे ने कैसे घटाया मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे ने जो है आपका जो है यहाँ पे बच्चे ने जो है 83 में से आपका जो है 27 आपका माइनस किया और ये आया उसका 64। ठीक है, ये बच्चे ने ऐसा किया, 83 में से आपको 27 माइनस कर दिया और तो आपको आया 64। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने को का बोध कराता है। ठीक है, बच्चे ने इस तरह घटाया आपका कि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है आपका 8 में से 2 गया 6 और ये आपका जो है यहाँ पर 3 में से आपका 7 में से 3 ऐसे घटा रहा है बच्चा। ठीक है, बच्चा जो है ऐसे घटा रहा है कि जो है आपका इससे इसको घटा दे रहा है, इससे इसको घटा दे रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे जो है बड़ी संख्या से घटा दे रहा है और इस वाले में नीचे से ऊपर घटा दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछा गया है कि बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना घटाना है, कि बच्चा घटाना नहीं जानता है। बच्चे 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया नहीं जानता है। यह गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा किया जाना चाहिए। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया के में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं। बिल्कुल सही, स्थानीय मान के बारे में बच्चे को जो है पता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसे जो है आपका जोड़ घटाना नहीं आता है, उसे जो है स्थानीय मान नहीं बता पा रहा है। अगले अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को कम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको फिर से इसमें जो है आपको लगाना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको सबसे पहले शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, यानी पहला आपका ये हो जाएगा। फिर आपको शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करना पड़ेगा, दूसरा ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका जो है तीसरा कि प्रगति रिपोर्ट का विकास, और फिर आपका हो जाएगा बच्चों के अधिगम और प्रगति के प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। ये आपका इसका जो है उत्तर हो जाएगा, आपका सही जो है क्रम हो जाएगा। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। आपके जो रोमन अंक हैं वो हिंदी भाषा में क्यों यूज नहीं होते, कि रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करना संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है। यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लो प्रश्न है आपका, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। शिक्षक जो है बच्चों को अपने परिवेश में मौजूद जो है उनके जो भौतिक जो उनके जो सामान होते हैं उनसे प्रोत्साहित करने के लिए जो है समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो शिक्षक ऐसा क्यों कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है कि बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डब सडास खेलने का आनंद लेते हैं, कि बच्चे आनंद लेते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बाद उनकी समझ बढ़ाता है। तो आपका जो है ये सही हो जाएगा, अवसर देना आपका सही होता है, सेकंड ही आपका सही हो जाएगा। उपयोगी गतिविधि है, ये आपका रोचक गतिविधि ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, आपसे पूछा गया है। नहीं है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यत्रवत रटने और संकल्पना समझने के अंतर किया जाए। रटना और संकल्पना ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण करना चाहिए, या फिर ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उच्च उत्तर प्राप्त हों। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें जो है पहला ही आपका सही लग रहा है कि मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपको कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना।
या फिर छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों का पर केंद्रित करना। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे है कि नियम का कठोरता से पालन करना। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जो कि गलत है आपका। कक्षा 3 के चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। यानी चतुर्थांश यानी 1/4 शिक्षक को समझाना है। चतुर्थांश क्या होता है, 1/4 आप शिक्षक को समझा रहा है, सबसे वह क्या करेगा, आपको जो है इसमें बताना है कौन सा क्रम आपका हो जाएगा इसमें। तो चतुर्थांश के प्रतीकों को श्यामपट्ट पर लिखना, सबसे पहले वो श्यामपट्ट पर लिखेगा तो फर्स्ट आपका यही हो जाएगा। और फिर हो जाएगा आपका जो है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाला चित्र दिखाकर, दूसरा ये हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा आपका जो ठोस पदार्थ लेकर उससे चतुर्थांश में बांटना। तो 1 2 3 इस प्रकार से आपका जो है ये हो जाएगा। समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। आप एक समावेशी विद्यालय में है और वहाँ पे आपके पास दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो उनकी आप जो आवश्यकता उनको कैसे पूरा करेंगे। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, अभ्यास जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाता है, अभ्यास गलत हो जाता है। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और संसाधन का प्रयोग कर, या फिर उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही है कि आपको जो है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का उपयोग करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। आकलन करना, पर पक्षांतरण, मानस दर्शन, या फिर कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करना ही आपका जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है गलत पूछा गया था। कंठस्थ नहीं करते हैं आप, सूत्र नहीं पढ़ते हैं, याद नहीं करते हैं गणित में, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना के संबंध नहीं रखता। मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन, या फिर संरक्षण। तो आपको पूछा कि प्रारंभिक संख्या संकल्पना, यानी आप संख्या पढ़ा रहे बच्चों को तो क्या नहीं करेंगे आप, क्या नहीं आएगा उसमें, मापन ही नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ये तो हो गया था। फिर उसके बाद है अगला आपका कि समावेशी शिक्षा में, ये तो हो गया था समावेशी शिक्षा में, ये भी आपका रिपीट हो रखा है। तो गणितीय प्रक्रम नहीं है। कंठस्थ करना यहाँ पे इसका हो जाएगा कि गणितीय प्रक्रम नहीं है, तो कंठस्थ करना हो जाएगा आपका। प्रारंभिक स्तर पर संबंधित नहीं है जैसा संरक्षण। तो नेक्स्ट आपका यहाँ से है कि संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपसे पूछा गया है, ठीक है। संख्यान और संख्या के बारे में सही कथन कौन सा होगा कि संख्यान एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, ये आपका सही कह रहा है। संख्यान जो होता है एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यही भी आपका सही है, यानी आपका पहला ही आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, आपसे पूछा गया है। अगला आपका कि योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए, ठीक है, आपको पढ़ना है। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17, सब मिलाकर कितने संतरे हैं, ये आपसे पूछा। आपको सॉल्व नहीं करना, आपसे केवल स्टेटमेंट दी गई है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी में 17 हैं, सबको मिलाकर कितने संतरे होंगे। दूसरा कह रहा है कि एक जो होता है 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट से इतने की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या होगी। तो ये आपका जो है संवर्धन और समुच्चयन का प्रश्न है। तो ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समुच्चयन हो जाएगा, और आपका जो है बी जो हो जाएगा वो आपका संवर्धन हो जाएगा। समुच्चयन क्या होता है, समुच्चयन होता है जिसमें हम कुछ चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ में बढ़ोतरी होने को हम क्या बोलते हैं, संवर्धन बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका समुच्चयन, समुच्चयन, ये हो जाएगा समुच्चयन। क्योंकि एक टोकरी में 15 संतरे थे और दो संतरे 17 संतरे और ऐड कर दिए, तो इसमें क्या है हम जोड़ रहे हैं, ये हो गया समुच्चयन। लेकिन इसमें क्या है, मोबाइल फ़ोन की कीमत 9,000 कुछ थी और हमने कुछ इतने उस बजट में बढ़ोतरी है, कुछ बढ़ रहा है, तो बढ़ना क्या होता है आपका संवर्धन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये हो जाएगा संवर्धन। तो जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा
कि ए योग को संवर्धन आपका ए जो है समुच्चन है और बी जो है वो संवर्धन है। तो थर्ड आपका सही जी, थर्ड आपका सही हो जाएगा यहाँ पे कि ए जो है आपका समुच्चन है और बी आपका संवर्धन है। समुच्चन में हम कुछ जोड़ते हैं और संवर्धन में हम कुछ बढ़ाते हैं। प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, या फिर भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो प्याजे के अनुसार जो है माप के विभिन्न भौतिक जो होता है, सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न हल करने का आपका कौशल कौन कौन सा होगा? कंठस्थ करना, कंठस्थ करना गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी कंठस्थ करना है और रट लेना, ये भी आपका गलत होता है। तो तीन ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा कि यहाँ पे क्या था, कंठस्थ करना था, ये गलत हो गया पहले में। दूसरे में भी कंठस्थ करना था, गलत हो गया। तीसरे में रट लेना गलत हो गया। चौथा बचता है कि विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने देखा आपके जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी गणित पेडागोजी से रिलेटेड। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।